गुड आफ्टरनून मैम। आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, बहुत कम आ रही है आवाज, बहुत ही कम, आ ही नहीं पा रही बस, बिल्कुल अब आ बहुत रही कम है। आ रही है। चलो, अब आ रही है आवाज। यस मैम, मैं यस मैम आ गई मैम भाई, अब आ पहले गई से ना। ठीक। और यस है मैम। आपके साथ दूसरी बच्ची है? नहीं, आप ही हो अकेले? यस मैम, उन्होंने आज नहीं ली क्लास में। अच्छा, आज नहीं दी क्लास। यस मैम। स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में परसेप्शन चल रहा था। आ रही है आवाज? हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। हाँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में परसेप्शन यस चल मैम रहा अभी। था। यस मैम। परसेप्शन में मैंने उस दिन यस आपको मैम। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, किस तरह से हम जो इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से कलेक्ट करते हैं या इवेंट के रूप में, सिम्बला के रूप में, जिस भी रूप में करते हैं, हम उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और वो कौन कौन से स्टेप्स हम डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें हम उसके फॉलो करते हैं। इस तरीके से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें आपके ग्राउंड फिगर ग्राउंड होता है। ये जो इररेलेवेंट मैटर है उसको ग्राउंड में कैटेगराइज कर देते हैं, जो रेलेवेंट मैटर होता है उसको हम फिगर में कैटेगराइज कर देते हैं। आवाज आ रही है बेटा? मैम आवाज कट गई थी, अब आई है मैम दोबारा। हाँ, तो एक बार मैम ऑर्गेनाइजेशन रिपीट रिपीट कर दीजिए मैम, एक हम बार आपको स्टार्टिंग से मैम। यस मैम। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट स्टेप्स में किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड फिगर ग्राउंड जिसे कहते हैं, जिसमें जो रेलेवेंट मटेरियल होता है उसको फिगर आउट करके उसे फिगर बोलते हैं, और जो इररिलेवेंट मटेरियल होता है उसको हम ग्राउंड कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम परसेप्चुअल ग्रुपिंग करते हैं। परसेप्चुअल ग्रुपिंग में वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स जिसको हम फॉलो करते हैं कि सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर होता है, एरिया प्रिंसिपल होता है। तो ये डिफरेंट जो हैं प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके आधार पर हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम कॉन्स्टेंसी भी रखते हैं, उसका प्रिंसिपल भी इसमें फॉलो होता है। तो डिफरेंट स्टेप्स हम फॉलो करके उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको उस दिन बताया था कि इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन एक सेंट्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। जब तक और इंटरप्रिटेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम उससे पहले ऑर्गेनाइज सिलेक्शन या ऑर्गेनाइज नहीं कर लेंगे। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन करने में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं परसेप्शन को, जिसमें मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूशन बताया था, स्टेरियोटाइपिंग बताया था, हेलो इफेक्ट बताया था, प्रोजेक्शन, यस परसेप्टिव मैम। सेट, पर्सनालिटी थ्योरी। ये बहुत सारे चीज़ें हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। यस। तो अब मैंने यस मैम। कुछ आपको कर दिए थे और कुछ छोटे लोग हैं, तो हम जो बच्चे हुए हैं वो पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यस आज मैम। सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे परसेप्चुअल डिफेंस। यस। यस मैम। परसेप्चुअल डिफेंस मैंने वर्ड बताया था तो एक्सप्लेन नहीं किया था। परसेप्चुअल डिफेंस का मतलब ये होता है कि कुछ जब जो हम इन्वायरमेंट से जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके लिए वो कैसी है, वो कहीं ना कहीं से कन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, और या फिर अनअक्सेप्टेबल है, कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग है। इसलिए हमें उस इंफॉर्मेशन को लेते वक्त कुछ ना कुछ डिफेंस मोड जो है वो अपनाना पड़ता है। ठीक है, और वो यस। डिफेंस मतलब पहले से हम अपनी सुरक्षा की मतलब की तैयारी कर लेते हैं, और उसके लिए हम चार तरीके जो हैं वो डिफेंस के अपनाते हैं। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो फोर वेज में, या उसके फोर वेज हैं जिसके माध्यम से वो डिफेंस करता है। वो फोर वेज क्या क्या है? सबसे पहले है आउटराइट डिनायल, कि हम पूरी तरह से उस इंफॉर्मेशन को डिनाई कर दें, हम उसे माने ही नहीं। फिर दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा रिसीव, हम उस जो हमने डाटा रिसीव किया है उस एटमॉस्फेयर से, उस एनवायरनमेंट से, उसको हम मॉडिफाई करते हैं। फिर है चेंज इन परसेप्शन बट रिफ्यूजल टू चेंज, परसेप्शन में हम चेंज कर दें और उसे, हाँ, अपने सोचने में चेंज कर दें पर उसे चेंज ना करें। ठीक है कि नहीं? एक तो है हम उसे चेंज करें, और एक है हम अपनी परसेप्शन, अपनी सोच में चेंज कर दें और उसको चेंज ना करें। और फिर क्या है, लास्ट है चेंज इन परसेप्शन इट्सेल्फ। ठीक है, तो ये चार मैम तरीके हैं। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम, लास्ट टू। लास्ट टू वो
वो है yes ma'am, चेंज इन परसेप्शन बट yes, रिफ्यूजल टू चेंज, और लास्ट है चेंज इन परसेप्शन इटसेल्फ। इस तरीके से मैम लास्ट है चेंज टू परसेप्शन। हाँ, चेंज इन परसेप्शन इटसेल्फ। यस मैम, ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 मैकेनिज्म है डिफेंस के, जिसके माध्यम से हम अपना जो है जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी हम डाटा ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, उससे हम अपना जो है रक्षा कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं। अब उसे एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे क्या कहते हैं, वर्क एक एग्जांपल इसमें दिया है, जैसे 4 डिफेंस मैकेनिज्म हैव बीन पुल्ड फ्रॉम अ स्टडी इन्वॉल्विंग कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स की स्टडी की गई, जिसमें जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें एक फैक्ट्री वर्कर के लिए वर्ड यूज किया गया इंटेलिजेंट। ठीक है, फैक्ट्री वर्कर, अब जनरली जो है फैक्ट्री वर्कर के लिए हम हार्ड वर्किंग या उस टाइप का लेबोरियस इस टाइप का वर्ड तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम उसको कहें कि वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसका लेवल जैसे जो फैक्ट्री चला रहा मैनेजर वगैरह जो है, उसको चलाने वाले डायरेक्टर वगैरह हैं, उनकी जैसा इंटेलिजेंस हो, उस प्रकार के, मतलब जैसे ये शब्द भी अपने आप में उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होना सही नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा मतलब फील होता है कि जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो और वे में यूज़ होता है। एक फैक्ट्री के वर्कर के लिए हम जो है वो इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो किसी भी रूप में हमको सही नहीं लगता। तो ये वर्ड जो है यूज़ किया गया और स्टूडेंट्स के सामने, और कॉलेज स्टूडेंट्स थी जिसकी वो स्टडी की गई, और ये देखा गया कि डिफरेंट कॉलेज स्टूडेंट ने किस किस तरीके से, डिफरेंट कॉलेज स्टूडेंट ने उसे किस किस तरीके से परसीव किया। जैसे सम स्टूडेंट्स डिनाइड द फैक्ट्री वर्कर वुड बी इंटेलिजेंट। कुछ ने तो इस बात को डिनाई ही कर दिया कि फैक्ट्री वर्कर इंटेलिजेंट हो सकते हैं। मतलब पहला तरीका क्या था, आउटराइटली डिनाई कर दिया कि हम ये इंफॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो फैक्ट्री वर्कर है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको डिनाई कर दिया। हमने स्टडी कहाँ की, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पे की, तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने तो डिनाई कर दिया। तो ये हो गया डिनायल मैकेनिज्म। अच्छा, कुछ ने माना कि सम स्टूडेंट सेड दैट वर्कर वाज इंटेलिजेंट बट लैक। उन्होंने माना कि वर्कर इंटेलिजेंट तो है, लेकिन उसमें वो वाली क्वालिटी, वैसा वाला इंटेलिजेंट नहीं है कि उसका लेवल इस ग्रुप से ऊपर का हो। मतलब वो एज अ वर्कर उस ग्रुप में ही इंटेलिजेंट माना जा सकता है कि हाँ उनमें सबसे मतलब आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसका जो लेवल है वो उस ग्रुप के अबव जो लोग मतलब उस फैक्ट्री को जो चला रहे हैं, मैनेजर्स वगैरह हैं, सुपरवाइजर वगैरह, उनके लेवल का पहुंच गया है, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने इसे क्या कर लिया, इस इंफॉर्मेशन को हल्का सा मॉडिफाई कर लिया। उन्होंने क्या कहा, सब स्टूडेंट्स said that worker was intelligent but lacked initiative to rise above his group. लिखना चाहो तो लिख सकते हो। Some students said that the worker was intelligent but he lacked initiative to rise above that group. तो उन्होंने इस चीज को माना, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज जोड़ दी कि हाँ उस ग्रुप के हिसाब से है, लेकिन अगर उसका लेवल अगर हम सोचे कि वो उससे ऊपर है, तो उस ग्रुप से ऊपर का लेवल उस बंदे का नहीं है। तो ये हो गया मॉडिफिकेशन। इसे आप लिख लीजिए क्या कि मॉडिफिकेशन मैकेनिज्म। हमने अपनी इंफॉर्मेशन को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, यस अब मैम, अब तीसरा है, a few students felt that word intelligent conflicted with their understanding of a worker। मतलब उन्हें जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो वर्कर के साथ जो था कंफ्लिक्टिंग लग रहा है, वो उसके मतलब उसको मैच नहीं कर रहा है। व्हाट दे बिलीव्ड अबाउट द वर्कर वाज दैट ही वाज नॉट टू इंटेलिजेंट, वो उसे इंटेलिजेंट नहीं मान रहे हैं। तो चेंज इन परसेप्शन बट रिफ्यूजल टू चेंज मैकेनिज्म। ठीक है, उन्होंने क्या, उनका तरीका क्या था, चेंज इन परसेप्शन बट रिफ्यूजल टू चेंज मैकेनिज्म। उसको मैकेनिज्म को चेंज करना नहीं, जैसे ऊपर वाले ने मॉडिफाई कर लिया मैकेनिज्म, लेकिन उसने मॉडिफाई नहीं कर लिया। उसने ये मान लिया कि ही वाज नॉट टू इंटेलिजेंट। उस बात को उन्होंने माना कि इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग है, तो हम इसको नहीं मान रहे हैं। लास्ट है
Many of the students felt that worker was very intelligent, was really intelligent, but this change in the perception was very subtle. For example, he cracks jokes because he is witty. The change in perception mechanism is in the perception. इन्होंने क्या किया? इंटेलिजेंस का परसेप्शन ही चेंज कर दिया कि इंटेलिजेंट होने का मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तरीके से हम इंटेलिजेंट वे को इंटेलिजेंट वर्ड को हम बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है कि हाँ उसने इस मामले में ये डिसीजन ले लिया तो इंटेलिजेंट हो गया जो नॉर्मल इंटेलिजेंट की जो परसेप्शन था उसमें उन्होंने क्या कर दिया उसमें उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन में उन्होंने चेंज कर दिया इस प्रकार से ये चारों मैकेनिज्म जो थे वो काम करने लगे चेंज इन परसेप्शन मैकेनिज्म उन्होंने चेंज कर दिया उसकी इंटरप्रिटेशन थी वही चेंज कर दी तो इस प्रकार से ये चार तरीके हैं जिसके माध्यम से परसेप्चुअल डिफेंस जो है वो काम करता है जब हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो मानने वाला ना हो अनएक्सेप्टेबल हो या कहीं ना कहीं कंफ्लिक्टिंग हो या फिर थ्रेटनिंग हो तो हम ऐसे में फिर इन चार तरीकों के माध्यम से अपना डिफेंस करते हैं फिर नेक्स्ट है इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी क्या कहती है वो कहती है कि ये इस तरीके से जज करती है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर तो वो कहती है कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं कुछ जिसे कहते हैं गुण ऐसे होते हैं जिसके साथ साथ कुछ ना कुछ अन्य गुण भी जो हैं वो जुड़े रहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल द ट्रेट ऑनेस्टी इज एसोसिएटेड विद हार्ड वर्किंग ठीक है तो वो इस तरीके से परसीव इस जो इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी है वो इस तरीके से परसीव करती है कुछ ह्यूमन ट्रेट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ जो हैं वो अन्य चीज़ों के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं ठीक है अब आ जाता है प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति किसी को जज किसी के बिहेवियर को जज कर रहा है वो जो बिहेवियर अपने अंदर लाना चाहता था वो अपने अंदर उस बिहेवियर को नहीं ला पाया और वो क्या वो बिहेवियर वो गुण जो है अगले व्यक्ति में देखना चाहता है जिस भाई वो व्यक्ति चाहता था कि मैं ईमानदार बनूं मैं इंटेलिजेंट बनूं वो अपने में तो उस चीज़ को डेवलप कर नहीं पाया लेकिन वो अन्य व्यक्तियों में इस चीज़ को देखना चाहता है तो इस ऐसे में क्या होता है ऐसा व्यक्ति जो है ज़्यादातर फ्रस्ट्रेट होता है वो क्या है अन्य व्यक्तियों को आसानी से उस चीज़ को नहीं देख पाता उसे लगता है कि नहीं जो मैं देखना चाह रहा हूँ या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो प्रोजेक्शन जो है मतलब वो चीज़ जो है वो अन्य व्यक्तियों में एक्सपेक्ट करता है और आसानी से उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता जैसे वो ज़्यादातर मानता है कि हाँ वर्कर्स लेजी होते हैं वो एनर्जेटिक नहीं होते सही टाइम से काम नहीं करते ठीक है वो ऑनेस्ट नहीं होते ठीक है कि नहीं वो अगर जैसे कोई व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है जो व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं होता वो आसानी से इस बात को बिलीव नहीं कर पाता कि अन्य व्यक्ति जो है ऑनेस्ट है वो सस्पिशियस रहता है कि क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार है जिसे कहते हैं ना जो व्यक्ति जैसा उसको सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है अब जो ऑनेस्ट नहीं है जो खुराफा जो ईमानदारी उसमें नहीं है तो वह अन्य व्यक्तियों में भी उस चीज़ को आसानी से जज अन्य व्यक्तियों को उसमें आसानी से नहीं मान पाएगा वो चाहेगा कि सामने वाला ऑनेस्ट हो लेकिन वो आसानी से उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा नहीं नहीं ये ऐसा बिहेव कर रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ये इस तरीके से वो है नहीं तो वो आसानी से इस चीज़ को अब ये खुद हार और जो खुद हार्ड वर्क नहीं होता वो आसानी से इस चीज़ को नहीं बिलीव करता कि दूसरा भी हार्ड वर्क वो सोचता नहीं नहीं ये सब घपला करके ये भी हार्ड वर्किंग नहीं है जब तक कि उस मतलब वो जो चीज़ अपने अंदर नहीं है वो आसानी से उस चीज़ को दूसरे के अंदर नहीं नहीं स्वीकारता उसे लगता नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ है वो चीज़ उसमें आसानी से स्वीकार नहीं करता फिर नेक्स्ट चीज़ आती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इसमें बेसिकली जो ये वर्ड है या ये जो थ्योरी है ये आई है ग्रीक माइथोलॉजी से उसमें एक राजा था वो जिसे कहते हैं उसका विमेन की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं था लेकिन वो एक स्कल्पचर था उसने एक वो बनाई मूर्ति बनाई और फाइनली वो मूर्ति से ही इतना अट्रैक्ट हो गया कि उसने गॉड को प्रे किया ताकि वो मूर्ति जो है वो लेडी वो एक विमेन की मूर्ति थी उस बनाई उसने और उसने प्रे किया गॉड से कि वो मूर्ति जिंदा हो जाए मतलब एक्सपेक्टेशंस इसमें क्या होता है कि हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हम
बिट हाई एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हम चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं से क्या हो जाएं, वो कहीं ना कहीं से वो पूरी हो जाएं। तो ये जो इस टाइप की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसके बिहेवियर को, जिसको हम परसीव, जिसके बिहेवियर की हम स्टडी कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। यदि वो पॉजिटिव हो तो उसका फायदा होता है, और यदि वो नेगेटिव हो तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि नहीं, ये वतन जो है, नहीं नहीं ये तो ये सब्जेक्ट समझ ही नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं। तो जब मैं इस तरीके से आपकी स्टडी करूंगी तो मेरा जो और आपको ये पता है कि मैम ये मान लो मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा रही हूँ, मैं कहती हूँ हाँ मैं पढ़ा देती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वतन को समझ में आ जाएगा, और तुम्हें ये मालूम हो कि मैम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आएगा आसानी से, तो कहीं ना कहीं वो मेरा जो थॉट है वो कहीं ना कहीं जो मैं आपके बारे में सोच रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। नेगेटिव, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि आप चाहेंगे भी वो समझना, लेकिन आप कहीं ना कहीं रहेंगे कि वो पता नहीं मैं मैम के हिसाब से मैं पढ़ भी पा रहा हूँ, समझ भी पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ। और दूसरे, अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें, यदि मैं ये कहूँ नहीं नहीं उसको तो आसानी से समझ में आएगा, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो आपको अगर मान लो 80% आपको मान लो 60% समझ में आ रहा है, 40% नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, इट इज़ इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आपको आप उस चीज़ वो आपको इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली करेगी। तो आपको कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस पे वो आप खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और आपको लगेगा नहीं मैम तो ऐसा सोच रही है, और तो फिर आप आपका जो जिसे कहते हैं ना काम करने का जो जोश है वो और बढ़ जाएगा, तो आप जो है वो 90% समझ पाएंगे। ठीक है, जब अगला आपसे एक्सपेक्ट करता है, जब अगला आपके बारे में अच्छा एक्सपेक्ट करता है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, और जब आपका अगला जो सामने वाला है वो आपको नेगेटिव वे में देखता है तो वो कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब ये है, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को जब दूसरे पे थोपते हैं, उसके आधार पर हम दूसरे के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। यदि ये परसीविंग पॉजिटिव होगी तो वो फायदा करेगी, यदि ये नेगेटिव होगी तो वो नुकसान करने का काम करेगी। अब इसे उससे रिलेट करो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मान लो वर्कर्स से हमने ज़्यादा काम कराना है, यदि हमें कोई टारगेट पूरा करना है और हम अपने वर्कर्स के से ये एक्सपेक्ट करें नहीं नहीं आप लोग सब जब मिलकर काम कर लेंगे हो जाएगा काम, आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये काम कर लेंगे, तो वो क्या होगा, वो 100% आपका काम हो जाएगा, और आपको लगेगा अरे नहीं ये लोग कर ही नहीं सकते, इनमें इतना वो कैलिबर ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, तो वो क्या है, वो उनके वर्किंग पर क्या है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए इन सब चीज़ों की स्टडी करना भी उसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इंटरप्रिटेशन, जैसे ह्यूमन बिहेवियर का जो इंटरप्रिटेशन जो है वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसे फैक्टर से भी प्रभावित होता है। फिर आता है इल्यूजन। yes, इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। यदि हम किसी भी चीज़ के बारे में जो है, कई बार होता है कि जो वो होता है हम उसकी ट्रू इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, कई बार हमें इल्यूजन हो जाता है। ये फिजिकल भी हो सकता है और कॉग्निटिव भी हो सकता है, मतलब साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी प्रभाव, जैसे कहते हैं ना इल्यूजन, फॉर एग्जांपल फिजिकल इल्यूजन का एग्जांपल अगर यदि हम दे तो जैसे जो रेतीला इलाका होता है राजस्थान वगैरह, या जिसमें रेगिस्तान, सॉरी रेगिस्तान में जो मिराज होता है, दूर से हमको क्या दिखाई दे रहा होता है कि वहां पर पानी पानी है है, ना, जब जब हम पास आते हैं तो वहां पर पानी नहीं होता है। तो ये क्या नहीं है, ये होता। बेसिकली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, हम इन्वायरमेंट को मतलब रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वहां पर पानी है, जबकि वहां पर पानी नहीं होता। इसी प्रकार से ये साइकोलॉजिकल भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो हमें इल्यूजन्स को, ये इस वर्ड को हम क्यों स्टडी करते हैं, हमें इल्यूजन को भी स्टडी करना चाहिए ताकि हमें समझ में आए क्या एग्जैक्टली रियलिटी है और क्या हमारी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने परसीविंग का काम करना चाहिए। तो ये भी उसका ये भी जो है इंटरप्रिटेशन में ये फैक्टर भी जो है वो अपने तरीके से हमारी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को या ह्यूमन बिहेवियर को समझने में जो है वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट डालने का काम करता है। yes, ma'am. तो इस प्रकार से ये आपके इंटरप्रिटेशंस, उसके पॉइंट्स और उसके फैक्टर्स जो हैं वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए।
अब लास्ट हम इसके इस पे आते हैं, वो है परसेप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्योंकि हम सब चीज़ें किस सेंस में पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तहत उसके मेन कंपोनेंट्स में हमें किस किस चीज़ की जो स्टडी करनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें, जिससे हम हमारे लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बेनिफिशियल हो सके ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए और उसके टारगेट्स को पूरा करने के लिए। अब ये परसेप्शन की जो स्टडी है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी रेलिवेंट है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट ये है, पॉइंट्स लिखते जाइए और साथ साथ आप एक्सप्लेन करते जाऊंगी। सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैम एक पर्सन। मिनट मैम, एक मिनट के लिए पॉज। पानी पी लेते हैं। हाँ बेटा ठीक है, ठीक ये इसमें एक बार रिपीट कर दीजिए फर्स्ट है। हाँ, पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन यस मैम। the perceptual world and the real world. Recognition of difference between the perceptual world यस मैम। and the real world is vital to the study of organizational behavior. यस मैम। ठीक है, जो परसेप्शन जो हमने परसीव किया है और जो रियलिटी है, इनके बीच के डिफरेंस को हमें समझना चाहिए। क्योंकि जो परसेप्शन है इट इज अ यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सिचुएशन। ये हम इंटरप्रेट कर रहे हैं सिचुएशन को, हो सकता है ये रियलिटी नहीं भी है, इट इज नॉट एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इट। ठीक है कि नहीं, ये रियलिटी नहीं भी हो सकता। ये हम हो सकता है हम प्रॉपरली उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो उसमें, और रियलिटी के बीच डिफरेंस को हमें समझना होगा। ये हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टडी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम खुद सोच लेते हैं जबकि होता वास्तविकता में कुछ और। जैसे जनरली क्या सोचा जाता है कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा प्रमोशन चाहते हैं, अपना फायदा चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं, इसलिए जो भी वो बिहेव करते हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार कुछ उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सबॉर्डिनेट ऐसा भी है जो प्रमोशन नहीं भी चाहते हैं। ठीक है कि नहीं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस डिफरेंस को हमें समझना होगा। जब तक हम इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे तब तक हम जो है प्रॉपरली परसीव इस डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे, उनकी ह्यूमन बिहेवियर को प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमारी सोच और रियलिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो सही हो। ठीक है, यस मैम। सेकेंड पॉइंट, selection यस of मैम। a candidate यस मैम। in an interview यस। is selection or rejection, दोनों ही है, or अच्छा। rejection of a candidate in an interview depends upon यस मैम। depends upon how his or her behavior is perceived by them. यस मैम। ठीक है, मतलब कौन सा व्यक्ति सूटेबल है इस जॉब के लिए, कौन सा नहीं है, ये बेसिकली जो है जो वहाँ पर इंटरव्यू करने के लिए बैठे हैं उनकी सोच पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो कौन से व्यक्ति को, कौन से क्राइटेरियाज वो तय करते हैं या क्या सोच लेकर चलते हैं कि कौन सा जो कैंडिडेट है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए और वो कैसी सोच का व्यक्ति हो, वो व्यक्ति जो है वो सूटेबल होगा। हो सकता है कि उन भाई मान लो 4 व्यक्ति इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं और वो किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं या किसी को सिलेक्ट करते हैं,
करते हैं, हो सकता है उसकी जगह पे कोई और चार व्यक्ति बैठे होते तो वो वहाँ पर रिजेक्शन और सिलेक्शन चेंज हो सकता था। तो बेसिकली ये जजमेंटल होता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज टेकिंग द इंटरव्यू। ठीक है, कि उनकी उस पर डिपेंड करता है कि वो उसके बिहेवियर को किस तरीके से परसीव करते हैं जो कि इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है, तो हो यस सकता है भाई वो उसे सिलेक्ट कर लें और जो दूसरा व्यक्ति आए वो उसे सिलेक्ट ना करे। यदि वो इस सेम तरीके से बच्चे ने इंटरव्यू दिया हो सकता है वो व्यक्ति उसे सिलेक्ट ना करे। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है उसको कैसे, उसके बिहेवियर को कैसे परसीव किया जाता है। ठीक यस है, मैम फिर नेक्स्ट, इनकरेक्ट सॉरी इनएक्यूरेट यस मैम perception by यस the inaccurate perception by the employee towards the यस मैम organization leads to leads to premature resignation। यस मैम ठीक है, जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ एक परसेप्शन रखता है, उसी तरीके से जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी अपनी एक सोच ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होती है। तो हो सकता है कि वो जो सोच के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चल रहे हों वो वैसा ना हो, वो रियलिटी कुछ और हो। तो कई बार उनका ये इनएक्यूरेट परसेप्शन भी जो है, और यदि वो नेगेटिव सेंस में हो तो कहीं ना कहीं किसको बढ़ावा, कहीं ना कहीं प्री मेच्योर रेजिग्नेशन को या जो है बढ़ावा देने का काम करता है। और यस और जब इस प्रकार का प्रीमेच्योर रेजिग्नेशन होगा तो वो कहीं ना कहीं ये रियल जो ये चीज़ है वो उस कंपनी के या उस फैक्ट्री के जो टर्नओवर है उसको भी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट करने का काम करेगी। तो प्रॉपर परसेप्शन जो है, परसीविंग ऑफ द बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन का ही एम्प्लॉय की तरफ ज़रूरी नहीं है, बल्कि एम्प्लॉय का भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है प्रॉपर परसेप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो यस है वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर सके। और ये जो बार 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 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो इस प्रकार का जो फेज़ है वो कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसके मतलब फुलफिलमेंट ऑफ द गोल्स में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करने का काम करता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट शुड बी candidate should have यस मैम both favorable and unfavorable यस मैम favorable and unfavorable information about the job। यस ठीक है, तो यदि केवल एम्प्लॉय या भाई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, और चीज़ की बात करें उसके अकॉर्डिंग आप उसको नेम कर सकते हैं कि जब वो दोनों ही उसके अंदर जो मतलब जो सोच होनी चाहिए, जो उसका दृष्टिकोण होना चाहिए वो फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों ही चीज़ हो, मतलब उसके प्लस माइनस पॉइंट दोनों ही किसी भी जॉब के उस एम्प्लॉय या उस कैंडिडेट के दिमाग में होने चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, वो हर चीज़ के साथ बोल्डली कोप अप कर सकेगा। यदि उसके दिमाग में सब अच्छा ही अच्छा है तो सडनली यदि कोई उसमें नेगेटिव पॉइंट आएगा तो वो उसे रिजाइन कर देगा। और यदि उसके दिमाग में दोनों ही पॉइंट्स हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिव, मतलब उसमें क्या प्लस पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, यदि दोनों ही उसके दिमाग में है तो ऐसे में जो रिज़ाइन करने की जो वो है, रिज़ाइन करने के जो ऑप्शंस हैं वो वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना, वो उसको लगेगा कि हाँ ये पॉजिटिव पॉइंट्स है ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो दोनों से वो कोप अप करने का जो प्रयास है वो
करेगा। नहीं तो क्या है, यदि वो उस कंपनी के बारे में या उस फैक्ट्री के बारे में, उस एटमॉस्फेयर के बारे में यदि पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोच रहा है, तो ऐसे में फिर उसके लिए उसके साथ कोप अप करना है, क्योंकि सडनली हम पॉजिटिविटी सोच रहे हैं, सडनली नेगेटिविटी हमारे सामने आ जाती है, तो उस चीज़ के साथ फिर कोप अप करना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट, assessment of the assessment of the employer's performance, assessment of the employer's performance यस मैम। depends on the depends on the perception of the person, depends on the perception of the person यस मैम। who evaluates, who evaluates। ठीक है, जो एम्प्लॉय की, काम करने वाले एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, उसका असेसमेंट जो है वो भी बेसिकली उस व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करता है जो उसे इवैल्यूएट कर रहा है। या तो इवैल्यूएशन का आधार जो है क्वालिटी ना होगा, क्वांटिटी हो। जैसे हम कह देते हैं, जैसे सेल्स मैन होता है कि आपको इतने टारगेट पूरे करने हैं, यदि इतने, मान लो आपको 10 टारगेट पूरे करने हैं या 100 टारगेट इस महीने में पूरे करने हैं, ऐसे में तो क्वांटिटेटिव है हमारा एनालिसिस का आधार, क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव ये है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी आप जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, एक चीज होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी वर्क करती है, वस्तुनिष्ठता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो वर्क करती है। भाई उसने अगर 100 टारगेट पूरे कर लिए, तो हमने उसके आधार पे उसको असेस कर लिया कि आपने 100 टारगेट पूरे कर लिए, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रमोशन और यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, लेकिन जहाँ पर जो एनालिसिस होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ऐसे में फिर वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के थॉट प्रोसेस पे, उस व्यक्ति की सोच पे डिपेंड करता है जो व्यक्ति जो है उसको एनालाइज कर रहा है। ठीक है, तो यस। इस प्रकार से जो एनालिसिस है, जो उसका असेसमेंट है, वो भी उस व्यक्ति की सोच पे डिपेंड करता है। वो कहीं कहीं पे भी वो क्या है, ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल्स फ्यूचर इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंडिविजुअल्स future in an organization is यस मैम। usually यस। individual's future in an organization, actually in an organization depends both on मैम, performance, मैम इंडिविजुअल फ्यूचर इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स। हेलो मैम, आपकी आवाज कट गई मैम, आवाज नहीं आ पा रही मैम। हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही। भैया भैया यहाँ लेक्चर चल रहा है, आप कहीं और चलो। हेलो। हाँ, आपको आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, अब आ गई मैम। हेलो, यस मैम, आ गई अब। हाँ, जी अब मैम। आ गई। वही यस कह रही, मैम। मैं जो पॉइंट लिखवाई थी दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर इन एन ऑर्गेनाइजेशन यस मैम। इज यस मैम। is usually not is usually not dependent on यस मैम। performance only, but यस मैम।
but on the perception also. Yes. So both performance and perception, both are important for individuals फ्यूचर. अगर मान लो परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी है, लेकिन जो उसके बारे में जो राय है जो लोगों की वो सही नहीं है, या उसकी जो सुपरवाइजर या उससे जो अबव हैं जो असेस करेंगे, जिसके आधार पर उसको मार्क्स दिए जाएंगे, जिसके आधार पर उसका प्रमोशन होगा या जिसके आधार पर उसका फ्यूचर डिसाइड होगा, यदि वो उसके बारे में सही नहीं सोचते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होने के बावजूद भी जो है उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता. तो उसका फ्यूचर ब्राइट होने के लिए परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो तो बहुत कम ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी ना हो और लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचें. इट्स नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है ये ऐसा केस. लेकिन किसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो और उसके बारे में ना अच्छा सोचा जाए, ऐसे केसेस बहुत सारे हो सकते हैं. तो इसलिए ज़रूरी ये है कि दोनों ही चीज़ें हों. लोग उसके बारे में वो केवल परफॉर्म ही अच्छा नहीं करे, बल्कि लोगों की उसके बारे में जो जजमेंट है या लोगों की उसके बारे में जो परसेप्शन है वो भी बढ़िया होनी चाहिए. ये उसके फ्यूचर के ब्राइटनेस के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है. ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट, Yes, ma'am. लॉयल्टी ऑफ अ पर्सन इज असेस्ड. Loyalty of a person is assessed Yes, ma'am. by, Yes, ma'am. या ऐसे लिखो, लॉयल्टी असेसमेंट ऑल्सो, loyalty assessment also depends on the, Loyalty assessment. loyalty assessment also Yes, ma'am. depends on the person's Ye- perception. Also depends on the perception लिख दो या person's perception लिख दो, कुछ भी लिख दो. Yes, ma'am. Definitely. तो कोई Yes, ma'am. व्यक्ति कितना लॉयल है, ये चीज भी जो जज होती है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में ये भी सब्जेक्टिव रहती है. क्योंकि लॉयल्टी जज करने वाला व्यक्ति है, किस तरीके से उसे देख रहा है, किस तरीके से क्या क्राइटेरिया से वो लेकर चल रहा है, क्या इस बारे में उसकी सोच है, वो इस सारे असेसमेंट को प्रभावित करने का काम करती है. हो सकता है एक व्यक्ति उसे लॉयल मान रहा हो और उसी कंपनी में दूसरा व्यक्ति उसको लॉयल ना मान रहा हो. तो लॉयल्टी असेसमेंट भी जो है वो परसेप्शन पर डिपेंड करता है. मतलब कहने का मतलब ये बस चीज़ें जो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ह्यूमन बिहेवियर को जो समझने का आधार बनती हैं, ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यदि हम इसे प्रॉपरली परसीव नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को, तब तक हम ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करा पाएंगे. Yes, ma'am. नेक्स्ट है, मैनी मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, many managerial practices depends on the theory X or theory Y assumption about, theory X or theory Y assumptions about employees. Ma'am, theory X, theory Y assumptions. Theory X and Yes, ma'am. theory Y assumptions. Yes, ma'am. ट्रेगर की थी ना थ्योरी, एक्स एंड वाई वाली थी शायद से, मैं बताया था Yes, ma'am. आपको पहले. इसमें क्या है, एक्स एंड थ्योरी एंड मतलब थ्योरी वाई, इसका मतलब ये है कि हम इन बिटवीन किसी को जज नहीं करते हैं कि ये ऐसे और ऐसे भी हो सकता है. तो हम क्या कर लें, हम उसका, जिसे कहते हैं ना, या तो वो एक्स है या फिर वाई है, या वो अच्छा है या फिर वो बुरा है. मतलब हम इन बिटवीन उसको जज नहीं कर पाते. तो ये जो सोच है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो फॉल्टी, वो कहीं ना कहीं जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करने का काम, इन्फ्लुएंस करने का काम करती है. तो इस प्रकार की सोच भी जनरली उसमें रहती है कि कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, सब कुछ फुलफिल कर रहा है, या उसे हम नेगेटिव उसके बारे में सोचते हैं. तो इन बिटवीन हम नहीं सोच पाते हैं. ठीक है. Yes, नेक्स्ट है, yes, ma'am. इम्प्रेशन मैनेजमेंट. Impression management also depends on perception.
Yes. तो किसी भी एम्प्लॉय का जो जो भी वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर या जितने भी ऊपर व्यक्ति हैं, अ, उनके ऊपर उसका इम्प्रेशन कैसा है, वो उसके जिसे कहते हैं ना, वो उसकी स्थिति को सही जो है मतलब वो उसकी स्थिति में सुधार कर सकता है। यदि अच्छा इम्प्रेशन है तो क्योंकि उसको पता है कि मेरा इम्प्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं कैसा काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं अपने इम्प्रेशन को सही करूँ, क्योंकि जब तक मेरा इम्प्रेशन जो है उनकी नज़रों में अच्छा नहीं होगा, तब तक मैं अच्छा नहीं माना जाऊँगा। तो वो बहुत तरीके अपनाते हैं, जैसे इम्प्रूविंग वन्स अपीयरेंस, क्लेमिंग एसोसिएशन विद हाईली रिगार्डेड पीपल, लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाएंगे, अपने अपीयरेंस को सुधारने का काम करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो या उनके साथ कंफर्टेबल या उनके अकॉर्डिंग उनकी हर बात को मानेंगे या उनके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे या उनकी अननेसेसरी जो उनकी और भी डिमांड्स है वो भी पूरे, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जो वो अपना के, या फ्लैटरी करेंगे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम इम्प्रेशन ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो इम्प्रेशन है वो जब तक हमारा, मान लो हमारा कोई सीनियर है, हमें लगता है कि इस पे अच्छा इम्प्रेशन जब तक नहीं जमेगा तब तक हमारा काम नहीं हो सकता, तो हम डिफरेंट वे से उसको इम्प्रेस करने का काम करेंगे। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि ये भी किस पर डिपेंड करता है कि हमारे प्रति वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट है वो भी डिपेंड करता है हम उसकी परसेप्शन पर, जिसकी नज़रों में हम अपना इम्प्रेशन जमाने की बात करते Yes, हैं। ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. नेक्स्ट, इम्प्रेशन मैनेजमेंट has its impact on the Ma'am, impression management. has its impact on the success of getting a job and also on his or her career, on his or her career। Yes, ma'am. ठीक है, तो किसी भी हाई जो भी उस कंपनी में जो भी ऊंचे पदों पर है, ठीक है, उसके द्वारा जो नीचे के लोग हैं उनके प्रति जो जब तक इम्प्रेशन अच्छा नहीं है तब तक उनका जो उनके प्रति झुकाव नहीं होगा, और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि कोई और जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी देख रहा है, वो भी जो है वो भी इसी चीज़ पर, परसेप्शन पर ही डिपेंड करती है। तो एक प्रकार से सक्सेस ऑफ गेटिंग जॉब और उनके करियर जो है वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट पे पूरी तरह से डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, impression management is not only practiced by an individual, not only practiced by an individual, but also Ma'am is not only practiced by. an individual, Yes, ma'am. but also by an organization। ठीक है, तो केवल Yes, ma'am. इंडिविजुअल की अपनी इमेज ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अपने प्रमोशन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने करियर के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, बल्कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या इमेज है वो अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्दर बिजनेस, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें जो हैं उसकी अपनी इमेज पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रोल, मतलब ये इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल के लिए भी है और उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। Yes, फिर ma'am. नेक्स्ट है पिग्मेलियन इफेक्ट। द पिग्मेलियन इफेक्ट हैज importance for the manager। Ma'am, important for the. फॉर द मैनेजर, Yes, ma'am. ठीक है। पिग्मेलियन इफेक्ट वही आपकी थ्योरी, ग्रीन माइथोलॉजी जो है
वहीं से आया है ये पिग्मेलियन इफेक्ट की। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में बिट हाई एक्सपेक्ट करें तो वो क्या करेगा, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो उस पर डालेगा। तो पिग्मेलियन इफेक्ट क्या है एग्जैक्टली? इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। Pygmalion effect is a psychological phenomena wherein Yes, ma'am. high expectation, wherein high expectation Yes, ma'am. leads leads Yes, ma'am. to improved performance in a given area. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस प्रकार से पिग्मेलियन इफेक्ट का भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि परसेप्शन पे ही डिपेंड करता है कि बिग हाई हम एक्सपेक्ट करें जिससे कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाए। इस प्रकार से आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो परसेप्शन है वो एक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है या प्रासंगिकता बनी हुई है। ठीक है, तो इससे इसकी Yes, ma'am. स्टडी भी जो इम्पोर्टेंट है, इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन Yes, बिहेवियर। ma'am. ठीक है, तो आपका एक मेन कंपोनेंट परसेप्शन मैंने बताया। अब कल नेक्स्ट कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इसके सारे कंपोनेंट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो या फिर समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें कुछ चीज़ें Yes, ना क्लियर हो नेक्स्ट क्लास में से पहले पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो तभी आपको कंप्लीट हो। yes, yes, ma'am. सब कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. देख लीजिएगा आप। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। Okay, ma'am.